हेलो फ्रेंड्स, जीके के सेकंड वीडियो में मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ और थोड़ा सा लेट हो गया, मैं वीडियो नहीं दे पाया आपको 2 दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं बता दूँ, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यूपी लेखपाल, यूपी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं, यूपी एसआई, एमपी पीसीएस, और ये सब के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेशवाद की या उपनिवेश की शुरुआत की थी? ऑप्शंस हैं: ए लॉर्ड कर्जन, बी विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक बार आप सोचेंगे। इसका राइट आंसर है डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने ही बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी या डी बी आर अम्बेडकर। थोड़ा सा आप सोचने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर है बी गोपाल कृष्ण गोखले जी। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि या जल राशि कौन सी है? ए ग्रेट चैनल, बी 8 डिग्री चैनल, सी पाक जल संधि या डी 10 डिग्री चैनल। एक बार आप सोचेंगे। इसका राइट आंसर है सी पाक जल संधि। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? कालीकट कहाँ है? केरल में। कब उतरा था? ए 1234, बी 1681, सी 1394 या डी 1498। तो आपको पता होगा, वास्को डी गामा 1498 में कालीकट के बीच पे उतरा था और वो आया था व्यापार करने के उद्देश्य से। वो पहला फ्रांसीसी था, ठीक है। यहाँ से वो बहुत सारी काली मिर्च और मसाले लेके गया, जिसने वहाँ पर उसने यूरोप में जब उसने सेल किया तो वहाँ उसे 60 गुना मुनाफा हुआ। उसके बाद ये सिलसिला चलता गया। तो हिस्ट्री में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सहरिया, बी थारू, सी भोटिया या डी पहरिया। तो इसका राइट आंसर है बी थारू। थारू बहुत बड़ी जनजाति है और ये लोग रावण को पूजते हैं, इसलिए ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न है हमारा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 यानी 243 निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है? ए भूमि सुधार, बी पंचायती राज प्रणाली, सी मौलिक कर्तव्य या डी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बी पंचायती राज प्रणाली। और जो अभी आप लेखपाल के जो क्वेश्चंस, मतलब जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें ऐसे क्वेश्चन पंचायती राज से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कौन सा शहर है? ए कोयम्बटूर, बी मदुरई, सी बेंगलुरु या डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है ए कोयम्बटूर। साउथ, मतलब साउथ जो हमारा इंडियन जो साउथ है, उसका जो मैनचेस्टर है उसको कोयम्बटूर कहते हैं, मतलब वहाँ के कोयम्बटूर को बोलते हैं। और अगर पूछ ले कभी कभी कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर शहर है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ए तमिल साहित्य, बी वैदिक साहित्य, सी उर्दू साहित्य या डी संस्कृत साहित्य। तो ए इसका राइट आंसर है ए तमिल साहित्य ही संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। संगम वंश की स्थापना हुई थी साउथ में, उसमें जो ये संगम वंश में ही संगम साहित्य का बहुत उत्कर्ष हुआ था। इसको हम जब
बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो किसके समकालीन थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी पुष्यमित्र शुंग या डी वसुमित्र? एक बार सोचेंगे आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है सी, पुष्यमित्र शुंग के ये समकालीन थे। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? ए गुजरात, बी झारखंड, सी असम या डी मिजोरम? एक बार आप सोचिए और ऑप्शंस हैं ए 1 2 3 4, बी 1 3 4 और सी 1 2 4 या डी 1 2? इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, कर्क रेखा गुजरात, झारखंड और मिज़ोरम से गुजरती है। वैसे तो ये हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक तो है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है एमपी, चौथा है छत्तीसगढ़, ठीक है, पांचवा है आपका झारखंड, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है त्रिपुरा, फिर कौन सा है लास्ट? मिज़ोरम। इस तरह से 8 राज्य हैं, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। 11वां प्रश्न, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए बाबा साहेब अम्बेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी इनमें से कोई नहीं? एक बार आप सोचेंगे। इसका राइट आंसर है बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहले अध्यक्ष पूछता है तो ये हैं, काफ़ी वृद्ध थे इसीलिए इनको पहले बना दिया गया था। चलिए बढ़ जाते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ए राष्ट्रपति के, बी राज्य के राज्यपाल के, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के या डी भारत के उपराष्ट्रपति के? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर है बी, राज्य का जो राज्यपाल होता है उसके विरुद्ध महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। महाभियोग क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके थ्रू राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, चलिए, अगर उनका काम ठीक नहीं है तो। वैसे ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ संविधान में है, बहुत कम ऐसा होता है। 13वां प्रश्न, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। तो भारत में जो कृषि पे आयकर या टैक्स जो लगाते हैं, इनकम टैक्स, वो कौन लगा सकता है? ए स्थायी सरकारों द्वारा, बी राज्य सरकारों द्वारा, सी केंद्र सरकार द्वारा या डी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा? अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है बी, राज्य सरकारों द्वारा। राज्य अपने किसानों के ऊपर आयकर लगा सकती है। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हो गया था? कौन था वो ऐसा जिसके समय में? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगज़ेब? तो इसका आंसर है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के आते आते जो मुग़ल थे उनकी जो सत्ता थी, औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। उनकी जो मृत्यु होने के बाद औरंगज़ेब का समय एंड आते आते मुग़लों की जो शक्ति थी पूरे भारत से वो धीरे धीरे छूटने लगी, क्षीण होने लगी, जिसकी वजह से मुग़लों और ये मराठों का उत्कर्ष हो गया। ठीक है, एक टाइम ऐसा था कि मराठा बहुत चरम सीमा पर थी उनकी शक्ति, वो मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 15वें की ओर।
एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ए 2, बी 5, सी 7 या डी 10? आपने देखा होगा कहीं सहकारी बैंक होती हैं या सहकारी समितियां होती हैं, तो उस तरह की जो सहकारी समिति होती है उसका गठन करने के लिए कम से कम 10 लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। पश्चिमी घाट है ए पर्वत, बी पठार, सी पठारों का ढलान या डी पहाड़ियाँ? तो इसका राइट आंसर है सी पठारों का ढलान। पश्चिमी घाट बहुत ही जैव विविधता से भरा हुआ है, जो कि लगभग गुजरात के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ से प्रारंभ होता है, उसके बाद महाराष्ट्र होते हुए फिर ये गोवा होते हुए कर्नाटक होते हुए केरल तक नीचे तक जाता है। इस तरह ये है, आपको मैं बताता हूँ। ये इस तरह से हमारा भारत का नक्शा है। यहाँ से गुजरात से होते हुए ये महाराष्ट्र, फिर गोवा लगा, कर्नाटक लगा और यह केरल तक पूरा नीचे तक एक पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, ऐसे। और बहुत ही जैव विविधताओं से भरा हुआ है ये। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अपने प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है ये हमारा। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत की पहली मुद्रा रुपया मुद्रित हुई या हुआ? ए अकबर, बी हुमायूं, सी शेरशाह सूरी या डी समुद्रगुप्त? सोचने का प्रयत्न करेंगे। इसका राइट आंसर है सी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही पहली बार मुद्रा यानी रुपया चलवाया था। और शेरशाह सूरी से एक और क्वेश्चन आता है कि शेरशाह सूरी की जो कब्र है वो कहाँ है? वो है सासाराम में। एक और प्रश्न आता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड बोलते हैं, जो दिल्ली से लेके आपके पश्चिम बंगाल तक जाता है, उसका निर्माण किसने कराया था? पहले वो रोड लाहौर तक जाती थी, तो उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है। परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, किसने कहा? ये शब्द किसने कहा? ए अरस्तु, बी महात्मा गांधी, सी प्लेटो या डी इनमें से कोई नहीं? अच्छा प्रश्न है ये। तो ए अरस्तु। अरस्तु ने ही कहा था कि परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है। परिवार से ही तो हम सब कुछ सीखते हैं, अच्छा बुरा सब कुछ। जहाँ तक है सब अपने घर से ही अच्छी बातें सीखते हैं, तो वैसे ही हम लोग बाहर जाके वह लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 19वां प्रश्न है ये। निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में। ए एनी बेसेंट, बी अरविंद घोष, सी जवाहरलाल नेहरू या डी मोतीलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने स्वतंत्र समाचार पत्र की स्थापना की थी। चलिए बढ़ जाते हैं आगे 20वें प्रश्न की ओर। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी बाबर? तो आप सबको मैं बता दूं कि लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोअर पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, पहले पीसीएस में भी पूछा जाता था, अब कॉमन हो गया, तो अब ये वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे 21वें प्रश्न की ओर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ए हैदराबाद, बी मदुरई, सी मैसूर या डी विजयनगर? तो आसान प्रश्न है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, जिसे मैसूर का शेर भी कहा जाता है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे 22वें प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है? ए साहिर लुधियानवी, बी सर सैयद अहमद खां, सी सर मोहम्मद इकबाल या डी बहादुर शाह जफ़र? ये आपने बहुत सुना होगा। तो इसकी जो रचना की है वो सर मोहम्मद इकबाल ने की है। 24वां प्रश्न 23वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पल्ली आंदोलन संबंधित है ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात? इस तरह का कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें और
आंसर में से ही उसे निकालने की कोशिश करें। पल्ली नाम आप सोच सकते हैं महाराष्ट्र में नहीं हो सकता, उड़ीसा में नहीं हो सकता, गुजरात में नहीं हो सकता, ये थोड़ा मैच कर रहा है साउथ इंडियन से, तो आप साउथ इंडियंस का राइट आंसर है तमिलनाडु। ये मैं जब की बात बता रहा हूँ जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आप लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि तिरुचपल्ली, ये पल्ली जो वर्ड लगा रहता है ना लास्ट में, ये जहाँ तक आपने देखा होगा साउथ के नामों में लगा रहता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करें, क्योंकि तुक्का तो आपको मारना है एग्ज़ाम में जब आपको कुछ नहीं आता है, तो उस टाइम पे इस तरह से लिंक लगा के करेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। 24वां, भारत कला भवन कहाँ है? ए लखनऊ, बी बनारस, सी इलाहाबाद या डी आगरा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत कला भवन बनारस में है, जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी। कई बार कई क्वेश्चन मतलब कई एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। और एक और पूछा जाता है कि भारत माता का मंदिर कहाँ है, तो वो भी बनारस में है। चलिए बढ़ जाइए आगे। लास्ट प्रश्न है, अशोक के प्रधान अभिलेखों में सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? ए 11वां, बी 12वां, सी 13वां या डी 14वां। इसका राइट आंसर है सी 13वां। और 13वां ही अभिलेख वो अभिलेख है जिससे अशोक के कलिंग युद्ध लड़ने के साक्ष्य मिलते हैं, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको कोई डाउट्स हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। किसी भी एग्ज़ाम को रिलेटेड कोई भी मन में सवाल हो या कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जिज्ञासा हो आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी चीज़ें लेके आऊँगा धीरे धीरे, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। तो इसी तरह आप लोग अपना प्यार देते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।